नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। कांग्रेस बीजेपी पूरी तरीके से लोकसभा के रण के लिए तैयार है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर हमारी टीम वहां की जनता से बात कर रही है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में कितना काम पूरा हो चुका है और कितने काम अधूरे हैं। सांसद जनता की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे और नए सांसद से जनता क्या चाहती है। तो आज जनता के मूड में हम आपको इन्हीं सवालों के साथ कोटा में हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज लोगों के बीच पहुंचे और उनकी जानी राय जनता क्या कह रही है, जनता का मूड क्या है, देखिए समझिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव के लिए कोटा बूंदी से जो लोकसभा प्रत्याशी चुने गए हैं वो हैं यहाँ पर ओम बिरला। ओम बिरला को बड़ी जिम्मेदारी थी। ओम बिरला यहाँ पर स्पीकर की भूमिका निभाते हुए नजर आए। आखिर क्या क्या है उनके संसदीय क्षेत्र में, ये जानने के लिए आज तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। आप साफ तौर पर तस्वीरों पे देख सकते हैं। आखिरकार प्रत्याशी में क्या कुछ खास होना चाहिए और लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर जो अपने प्रत्याशी हैं किस तरह का उन्होंने काम किया। सर, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो एक बार फिर यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को प्रत्याशी बनाया गया है। आखिरकार किस तरह का उनका कामकाज रहा और जनता को कितना वो टाइम दे पाए। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में कोई भी नेता यदि जनता के प्रति संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। और हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष और सांसद श्री ओम बिरला जी, मैं 35-37 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैंने जीवन में ऐसा नेता नहीं देखा जो राजनीति के साथ में सामाजिक सरोकार के जो कार्य हैं, समाज के हित में, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए, चाहे किस गरीब से गरीब हो, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे इलाज कराना हो, चाहे कंबल देना हो सर्दी में, चाहे गरीब बच्चों को चप्पल पहनानी हो, चाहे गरीब को भोजन कराना हो। सरकार की योजना है भोजन कराने की, 8 रुपए थाली वाली बाद में आई है। और उससे पहले बिरला जी ने प्रसव योजना चलाई थी शहर में, तो निःशुल्क भोजन कराने की व्यवस्था कराई थी। तो इस तरह का नेता, जन नेता, जो 3 बार हमारे विधायक रहे और तीसरी बार अब जो है लोकसभा प्रत्याशी वापस पार्टी ने उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए घोषित किया है। मेरा ऐसा मानना है इससे उचित प्रत्याशी हो नहीं सकता। मेरा ऐसा मानना है। क्या कुछ कामकाज रहे, अगर बात की जाए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, तो क्या कुछ कामकाज रहे जो धरातल पर 5 साल में उतरे। धरातल पे उतरने वाले कामों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे जो रेलवे स्टेशन है, चाहे नई ट्रेनें चलाना हो, मेमो ट्रेन चलानी हो, ये काम हमारे धरातल पे आ चुके हैं। और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जो अभी यहाँ के प्रत्याशी भी है कोटा बूंदी लोकसभा के, सबसे बड़ा काम जो रहेगा वो रहेगा एयरपोर्ट लाने का, जिनकी शुरुआत ये कर चुकी है। क्योंकि राज्य सरकार ने जमीन बहुत दी नहीं, सरकार बदलने के बाद जमीन का प्रोसेस चालू हुआ एयरपोर्ट की का, इसलिए वो देरी हो गई। लेकिन उसको ही आने वाले 2.5 साल के अंदर कंप्लीट करके, और यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगी कोटा से, और सबसे बड़ा एयरपोर्ट और सबसे अच्छा एयरपोर्ट कहीं भी आसपास होगा तो कोटा का हो। कहीं ना कहीं जो एक बड़ी परियोजना है दिल्ली मुंबई सड़क मार्ग, उसको किस तरह से देखते हैं। वो इनकी देन है जो कोटा की जनता को, हाड़ौती की जनता को, राजस्थान की जनता को मिली है। वो बहुत अच्छी, मतलब जो इतना टाइम से दिल्ली या बॉम्बे जाने में बहुत समय लगता था, वो अपने कार से और बहुत कम समय में वो अपने दिल्ली और बॉम्बे जा सकते हैं। वो लाइफ लाइन है लोगों की। क्या लगता है जितेंद्र जी, किस तरह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कार्यकाल रहा, किस तरह की उनकी नीतियां रही जिनसे आप लोग प्रभावित हैं, और इस बार जनता का मूड क्या कहता है लोकसभा चुनाव में। देखिए साहब, पहले राजनेता है जो 10 से 5, चाहे रात्रि में भी किसी आम आदमी को, कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की छोटी समस्या है, हॉस्पिटल है या किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य है, उसके लिए हमेशा इनके दरवाजे खुले रहते हैं। तो जो मूलभूत आम जनता की जो कार्य है उसके लिए सदैव बिरला साहब और बिरला साहब का परिवार तैयार रहता है। और कभी भी किसी प्रकार की इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई गलत काम में कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे हैं इनके कोई भी सदस्य। इसलिए बिरला साहब इस चुनाव को बहुत बड़े मतों से जीतेंगे। आप कांग्रेस से पार्षद रहे हैं, आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और लगभग ये तय माना जा रहा है कि कुछ देर में आप बीजेपी का दामन थाम लेंगे।
क्या लगता है सर, इस बार क्या कांग्रेस अपना प्रत्याशी इनके सामने उतार पाई? कारण क्या है, मैं 2009 में निर्दलीय पार्षद जीता था। तब से शिवपुरा, हनुमान बस्ती, श्यामनगर, किशोरपुरा, इन इलाकों को पट्टे देना बंद कर दिया गढ़ियाल के नाम पर, जबकि ये अव्यवहारिक है। तब से संघर्ष कर रहे हैं, मगर हमें पट्टे नहीं मिल पाए। और कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस के नेताओं की स्थिति जो है कि एक डूबता जहाज की तरह है। कोई किसी को संभालने के लिए तैयार नहीं है, कोई सामाजिक मुद्दों पर, कोई सोशल काम के लिए कोई नेता तैयार नहीं है। इसलिए मुझे भी मजबूरन कांग्रेस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारा बोर्ड एकदम निष्क्रिय रहा, किसी भी जनता के मुद्दों पर, जनता की समस्या के लिए खरा नहीं उतर पाया। इसलिए माननीय लोकसभा स्पीकर साहब के कार्यालय पर है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। क्या लगता है इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना कैंडिडेट बिरला साहब के सामने उतार पाएगी? कोई मजबूत कैंडिडेट मिल सकता है? ये तो पार्टी, जिसकी पार्टी का कैंडिडेट रहेगा वही पार्टी इस बारे में बता पाएगी। इस बारे में मैं क्या ज़्यादा बात नहीं कर सकता। नहीं, बीजेपी और इनका जो कार्यकाल है वो किस तरह का रहा? ओम बिरला जी का कार्यकाल के बारे में कुछ बात कर पाएंगे? भाई आज जो ओम बिरला जी की जो पिछला कार्यकाल रहा वो वास्तव में सराहनीय, इस वजह से आज हम यहाँ ज्वाइन होने आए हैं। और रही बात जो सबसे बड़ी कोटा शहर की एक समस्या थी हवाई अड्डे की, उसको पूर्ण करने के लिए माननीय बिरला साहब प्रयासरत हैं। और आज भी, कल ही, आज ही अखबारों में भी आया है कि उन्हें लगभग फाइनल हो चुका है और बहुत जल्दी कोटा को एक सौगात मिलेगी। इस वजह से थोड़ा सा मन हुआ। और रही बात मोदी जी की नीतियाँ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने ये ज्वाइन करने का निश्चित किया। नहीं, कहीं कहीं ना कहीं सनातनवाद और हिंदुत्व की भावना जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उमड़ रही है क्या? भाई सनातनवाद धर्म के लिए तो आज कांग्रेस भी धर्म की बात करती है या नहीं करती, इसका मैं कह नहीं सकता। बाकी मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह सकता हूँ कि मेरे लिए सबसे पहले धर्म है। और जहाँ धर्म की बात होती है, आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, आज देश में एक धर्म का माहौल बना, तो उससे प्रेरित होकर आज राम भगवान हमारे आराध्य हैं। इससे प्रेरित होकर हमने आज निश्चय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। क्या लगता है सुनील जी, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव 2024? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू जो है वो राम से, भारत एक हिंदुओं का देश है और राम भगवान हम आराध्य देव हैं। तो जो इतने 500 सालों से वो टेंट में पड़े हुए थे, आज उनका भव्य मंदिर बना है। तो ऐसा माना जाता है कि हर हिंदुस्तानी के दिल में ये चीज़ अच्छी तरह घर कर गई है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो लंबे समय से वो पहले विधायक रहे, फिर विधायक के बाद में सांसद चुने गए और सांसद के बाद में लोकसभा स्पीकर बने। क्या लगता है लोकसभा स्पीकर बनने के बाद में वो कोटा को कम समय दे पाए? एक्चुअल में नेता का पर्सनल समय देना उतना मायने नहीं रखता, जितना उनका हमारे लिए जो करना, जो उनका दायित्व उन्होंने पूरा किया है। पूरे देश में, देश विदेश में भ्रमण करते हुए भी वो समय समय पे कोटा आते रहे हैं, यहाँ की जनता को, संसदीय क्षेत्र को संभालते रहे हैं। अभी भी आप कल ही देखिए, जिस बच्चे की अभी करंट से डेथ हुई, तो वो इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के वहाँ आके बैठ रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा समय दिया है, कभी ऐसा नहीं लगा कि ओम जी ने यहाँ की जनता को टाइम नहीं दिया। और लोकप्रिय नेता हैं, हैट्रिक बनेगी 100%। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं और इसको देखकर क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या रहेगा? बिल्कुल, जब देश भावना की चीज आती है, तो चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जब देश की सनातन धर्म की बात आती है, तो सब आदमी अपना मन बनाते हैं कि हमें उसी पार्टी के साथ रहना चाहिए जो देश और धर्म की बात कर रहा है। तो कांग्रेसी भी आएंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े समय बाद शायद कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं रहेगा किसी भी स्तर पे, नीचे से ऊपर तक सिर्फ भाजपा ही रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मिशन है कि इस बार 400 से पार, क्या लगता है? बिल्कुल 400 से पार 100% होगी, क्योंकि जिस हिसाब से एक माहौल तैयार हो रहा है देश के अंदर, 100% मुझे लग रहा है कि इस बार 400 से पार सीट आएगी। क्या लगता है जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है उनका कार्यकाल कैसा रहा? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कार्यशैली कैसी रही और क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है? क्या बीजेपी के पक्ष में जनता का मूड दिखता है? एक तरफा भाजपा के समर्थन में इस बार आम जनता है और पूरे राष्ट्र में ही भाजपा के प्रति लोगों का झुकाव है। और माननीय ओम बिरला जी, जो कि कोटा बूंदी लोकसभा के सांसद भी हैं, वो कोटा बूंदी की समस्याओं को एक एक करके पूर्ण रूप से यहाँ के लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं
और यहाँ की जनता पूर्ण रूप से माननीय लोकसभा अध्यक्ष साहब के साथ है। और आज के समय देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई बिरला जी को टक्कर दे सकता है या भाजपा को हिंदुस्तान में कोई टक्कर दे सकता है। 500 सालों से जो राष्ट्र हमारे मांग थी राम जी के मंदिर की, वो माननीय मोदी जी ने पूर्ण कर दी। और पूरे राष्ट्र में आज हिंदुत्व की लहर है। और ऐसा माहौल है कि कांग्रेस नाम से लोगों को चिढ़ हो गई, जो हमेशा राम मंदिर की विरोधी रही। देश में दंगे कराना, भ्रष्टाचार करना, ये कांग्रेस की देन रही। और आज माननीय मोदी जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राष्ट्र हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है। पूरे वर्ल्ड में आज हमारा नाम है। और बच्चा और युवा से लेकर बुजुर्ग आज इस बात पर नजर टिकाए हुए हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है। हम सभी बड़े प्रसन्न और खुश हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर और कोटा का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी भाजपा के कार्यों में लगा हुआ है और राष्ट्र में सब अपना योगदान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस का सत्यानाश है, सुपड़ा साफ है, सभी समझते हैं इस बात को। दिग्गजों ने भी देख लिया, इसमें रहने से कोई भलाई नहीं, इज्जत और जा रही है उनका। कांग्रेस में रहना अपने आप को हिंदुत्व कहलाना भी खत्म हो रहा है उनका, इसलिए वो सभी छोड़कर उस पार्टी का सत्यानाश होना ही है। ये हमारे उस जमाने में संत और महात्माओं ने उसी जमाने में कह दिया था कि एक दिन इस कांग्रेस का सत्यानाश हो जाएगा, जो भी व्यक्ति रहेगा उसका भी सत्यानाश हो जाएगा, उस पार्टी में उसका परिवार का भी हो जाएगा। इसलिए उसी पार्टी को तो समुद्र में बात देना ही अच्छा है और इससे पिंड छुड़ा सके जितना भी जल्दी कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उतना ही इस राष्ट्र का भला होगा। अगर जनता के मूड की बात की जाए तो जनता का मूड लगातार बीजेपी के पक्ष में हाड़ौती में देखा जा सकता है। अगर बात की जाए हाड़ौती की तो हाड़ौती में कई दिग्गज जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रहेगा इस लोकसभा चुनाव? राम मंदिर जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, राम मंदिर ही प्रधान है और सनातन जाग रहा है। और सनातन जागने से राम मंदिर का और इनका मुद्दा जो है इस समय कम से कम नहीं तो ये सोच लो हद पार कर जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के यदि कार्यकाल की बात करें ओवरऑल, तो उनकी किस तरह की कार्यशैली है, आप किस तरह प्रभावित है? उनकी कार्यशैली से, उनके व्यवहार से, जो उनका मृदुल व्यवहार है, कार्यशैली है, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। और इस साल भी उनको जो है इस चुनाव में भी जनता जो है भारी बहुमतों से जो विजयी बना करके और फिर दिल्ली पहुंचाएगी। कहीं ना कहीं लोग लगता है कि ऐसा कोई कैंडिडेट कांग्रेस उतार पाएगी जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को टक्कर दे सके? नहीं, ऐसा कोई कैंडिडेट है ही नहीं कोटा के अंदर जो ओम जी को मतलब है जो उनके सामने खड़ा हो जाए। ऐसा कांग्रेस में कोई कैंडिडेट नहीं है। विधानसभा चुनाव में देखा कि बूंदी जिले की तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई थी। अब कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है वो अप डाउन होगा। बिल्कुल जी होगा। और सनातन को देखते हुए इस राम मंदिर के निर्माण होने से और इस सनातन जो जागा है, हिंदू धर्म जो जागा है, उस हिसाब से जो है काफी वोटों में परिवर्तन आएगा और बीजेपी भारी बहुमतों से ओम जी को है जो विजय बनाएगी। क्या लगता है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कार्यकाल कैसा रहा? ओम जी बिरला का कार्यकाल जो 5 साल में देखा जाए तो पूरे कोटा को ओम जी बिरला ने इतना उच्च लेवल पहुंचा दिया कि पूरे कोटा को आज पूरे राजस्थान छोड़ के पूरे भारत में जानते हैं कि कोटा कोई है। तो ओम जी बिरला का कार्यकाल इस तरीके से रहा। और राम मंदिर को देखकर जो इस बार जनता वोट करेगी तो ओम जी बिरला कोटा से 5 लाख पार वोटों से जीत हासिल करेंगे। उनके सामने अभी तक कांग्रेस का कोई चेहरा ही घोषित नहीं कर पा रहे कि उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं कि कांग्रेस किसको चुनाव लड़ाए। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जो नाम था वो पहली सूची में जारी हो गया था और पहली सूची में जारी होने के बाद में जब से यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो विरोधी पार्टी अभी तक अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतार पाई है। अगर और लोगों से भी बात करना चाहेंगे, भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? कन्हैया नाम। क्या लगता है बिरला जी का कामकाज कैसा रहा? अच्छा है सर। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बिरला जी की जीत तय मानी जा रही है? हाँ, लगभग लग रही। देखिए साहब, ये तमाम लोग थे, तमाम लोग जनता के मूड की बात हमने जानी और जनता के मूड के साथ साथ हमने ये भी जाना कि अगर हाड़ौती में लहर की बात की जाए तो हाड़ौती में बीजेपी को अपार जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए अभी तक की तो अभी तक यहाँ पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाई है।
कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। इन सब सवालों के साथ भीलवाड़ा में हमारे संवाददाता प्रहलाद ने लोगों से बातचीत की और उनके बारे में जाना, उनकी राय ली। जनता ने क्या कुछ कहा, जनता का मूड क्या है, समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरियां बज चुकी है और पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। भीलवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा में पिछले 10 साल से सुभाष जी बेड़िया सांसद है, उनका कार्यकाल कैसा रहा और क्या काम उनके अधूरे रहे, इसी को लेकर आज भीलवाड़ा के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा कर लेते हैं। जी सर, सांसद साहब का कार्यकाल कैसा रहा और क्या उनके काम अधूरे रहे? एक तो क्या भीलवाड़ा शहर के अंदर हमारे ये मेडिसिटी का जो काम है उधर, तो वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो होना चाहिए था। और भीलवाड़ा को एक स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना था, वो सपना अभी अधूरा है। इसलिए भीलवाड़ा की आम जनता और गरीब पूरे शहर के सब ये चाहते हैं अब की बार कुछ परिवर्तन हो। और यहाँ भीलवाड़ा की जनता की मांग है कि दामोदर जी अग्रवाल को टिकट मिले, नया वो मिले, वो आए, ताकि भीलवाड़ा सिटी को एक स्मार्ट सिटी बना सके, एक आदर्श सिटी बना सके, जो यहाँ परेशानियां हैं उनको दूर कर सके। भीलवाड़ा के सांसद साहब का कार्यकाल कैसा रहा और जो नए सांसद आएंगे उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पे मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात है, आज भी हिंदुस्तान में उपभोक्ता ठगा जा रहा है और उसका सीधा कारण है कि जब तक वस्तु और सेवाओं का लागत मूल्य जानने का उपभोक्ता को अधिकार नहीं मिलता, तब तक लूटने वाला कितना लूट रहा है और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है इसका पता नहीं चलता है। तो बाजार में भाव तय करता है व्यापारी और उद्योगपति, और दूसरी तरफ किसान को उसकी फसल की कीमत तय कराने के लिए भी सड़कों पे आंदोलन करना पड़ता है। तो देश के उद्योग और व्यापारियों का माल की कीमत तो वो लोग तय करते हैं और किसान के भाव की कीमत बाजार में आती आती उसकी कीमत भी सरकार तय नहीं करती। तो सबसे बड़ी समस्या है, किसानों की हितैषी सरकार चाहिए, मजदूरों की हितैषी सरकार चाहिए। आज भी भीलवाड़ा से दिल्ली जाने के लिए रेलवे की हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं है और 10 साल में इस पे कोई सार्थक प्रयास भी नहीं किए गए। अब ब्रॉड गेज भी हमारे भीलवाड़ा में हो गई और आज की तारीख में सूखा बंदरगाह की जो हम बात करते हैं वो भी हमारा नहीं बन पाया है। भीलवाड़ा हवाई अड्डे से भी आज नहीं जुड़ पाया, जिसके कारण हमको नुकसान हुआ। भीलवाड़ा से जोधपुर जाने के लिए भी रेल की कनेक्टिविटी नहीं, तो राजस्थान हाईकोर्ट तक जाने के लिए बांसवाड़ा तक से जो लोग आते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे सांसद यदि भीलवाड़ा में इसको स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे तो इसको मास्टर प्लान के अनुसार भीलवाड़ा को डेवलप करना था। आज भी जो एक यूनिवर्सिटी बनने लायक मोदी ग्राउंड था उसको एक खेल का मैदान बना दिया। और यदि 8 बीघे की जमीन में यदि एक मुकम्मल यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनती तो आज हमारे भीलवाड़े का राजस्थान में बड़ा नाम हो सकता, क्योंकि ये जो जमीन है वो शिक्षण संस्था के लिए ही आरक्षित थी। भीमगंज हायर सेकेंडरी स्कूल थी और यदि यहाँ भीमगंज यूनिवर्सिटी बनती और ग्रामीण विश्वविद्यालय बनता, ST/SC के लोगों के डेवलपमेंट का केंद्र बनता तो इसका ज़्यादा लाभ मिलता। आज भी भीलवाड़ा के जो रूरल के 20 किलोमीटर के एरिया है उनका समुचित विकास नहीं हो चुका है। आज भी आप यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाइए, सब जगह कचरे के ढेर लगे हुए, कुआड़ा रोड पे जाइए, चाहे आप कहीं भी जाइए, जब तक कचरा इस शहर में रहेगा, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। चाहे हम जिंदल को पानी बेचें तब भी हमारे को वहां से पैसा नहीं मिलता है। वेदांता राजनीतिक पार्टियों को चंदा तो दे सकता है पर भीलवाड़ा के विकास के लिए चंदा नहीं दे सकता है। ये त्रासदी है। ये हमारी जिंदल हो चाहे बिंदल चाहे हमारा वेदांता, इन्होंने केवल भीलवाड़ा को लूटने का काम किया है, रोजगार देने का काम नहीं किया है। हमको मजबूत सांसद चाहिए जो अगले 5 साल में किसान, मजदूर, दस्तकार, युवा और छात्रों के हितों की बात कर सके और सब लोगों को मजहब के आधार पे एक सुरक्षा मिलना चाहिए। ये भी एक जरूरी मुद्दा है। हम इसमें भी भेदभाव नहीं चाहते हैं। आज पाकिस्तान से आए शरणार्थी को तो रोज मिल जाएगा पर भारत के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये चिंता का विषय है। देश के लोगों को भी रोजगार चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। आपके सांसद आपकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतर पाए हैं? 10 साल से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हमारा जो यह वर्तमान में सांसद साहब है 10 साल से, वो मजबूत नहीं मजबूर है। जहाँ भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, इसका इतना बड़ा टेक्सटाइल का व्यापार है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा एक टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में आया, भीलवाड़ा के सांसद की लापरवाही से वो टेक्सटाइल पार्क जोधपुर चला गया। भीलवाड़ा के लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 10 साल में भीलवाड़ा के सांसद की ऐसी कोई 5 उपलब्धियां नहीं है जिनकी वजह से हम उनको चुनना पसंद करें।
इस बार भीलवाड़ा की जनता ने विधानसभा में परिवर्तन की मांग करी है, लोकसभा में भी नए चेहरे की मांग उठ रही है। यहाँ सशक्त काम करने वाले, विपक्ष में देखा जाए तो कांग्रेस में कोई ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको भीलवाड़ा की जनता भी चुन सके, पर भाजपा में देखा जाए तो माननीय दामोदर जी अग्रवाल जैसे जो लोग सक्रिय रूप से भीलवाड़ा की जमीन से उठकर प्रदेश में काम कर रहे हैं और संगठन में इतना बढ़िया काम करे जो भीलवाड़ा का नाम हो रहा है, तो पहली बार भीलवाड़ा का प्रदेश महामंत्री बनाए तो ऐसे व्यक्ति को मौका मिले, ताकि भीलवाड़ा की जो टेक्सटाइल सिटी है, क्योंकि वो खुद एक टेक्सटाइल फेडरेशन के अध्यक्ष भी, उनको पता है भीलवाड़ा के युवाओं को रोजगार कैसे मिलना चाहिए और भीलवाड़ा का डेवलपमेंट कैसा हो। सिक्योर सीवरेज जैसी बीमारी आई हुई है, 10 साल से इन्होंने भीलवाड़ा को पूरा गर्त में ले जाके जा चुकी है। अगर अब नया व्यक्ति को मौका नहीं मिला तो मुझे लगता है भीलवाड़ा स्मार्ट सिटी की जगह खंडर सिटी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सांसद साहब का कार्यकाल से आप कितना सांसद साहब के कार्यकाल से हम बिल्कुल खुश नहीं है। मैं एक युवा विद्यार्थी वर्ग से आता हूं, पर मेरे लिए यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मुझे अगर यूनिवर्सिटी के लिए जाना है तो मुझे अजमेर जाना पड़ेगा, मुझे जोधपुर जाना पड़ेगा, मुझे जयपुर जाना पड़ेगा, पर मेरे लिए यहाँ यूनिवर्सिटी की समस्या है। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। हमारे लॉ कॉलेज के अंदर आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। पानी की समस्या सबसे बड़ी है। आज भी वहाँ जो पानी है, बोरिंग से जो पानी आता है, उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है। वहाँ हमारे कोई है ही नहीं बाउंड्री। हमारे जिस लॉ कॉलेज से आता हूँ वहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। वहाँ अवैध कब्जे करे हुए हैं लोगों ने। वहाँ पर कॉलोनी जो हमारे लिए ज़मीन के लिए अलॉट जगह थी, उस पर अवैध कब्जे करे हुए हैं। इसको लेकर हमारे सांसद साहब को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अनाप शनाप फीस वसूल कर रही है, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो वो चीज़ में इस तरह से जो काम हुआ है अभी तक 10 सालों में, 10 साल से सांसद साहब हैं, उनका कोई नहीं है। ना हमको कहीं दिखते हैं। रोड की हालतें बहुत ख़राब है। हम जिस रास्ते से जाते हैं, कॉलेज वाले रूट पर भी इतने खड्डे कर रखे हैं कि हमारे बहुत से विद्यार्थी वहाँ चोटें भी लगी हैं उनको। तो हम लोगों की व्यक्तिगत राय ये है कि इस बार सांसद साहब का टिकट चेंज होना चाहिए और कोई योग्य आदमी जो मूलभूत सुविधाओं को और मूलभूत व्यवस्थाओं को दिला सके, उस आदमी की हम मांग करते हैं। संसद साहब का कार्यकाल कैसा रहा? सांसद कार्यकाल बहुत बेकार रहा है। सिर्फ के मोदी के नाम से जीतते हैं, बाकी इनके धरातल पर कोई काम नहीं। संसद साहब आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए? 10 साल की मतलब 10 साल के काम में टाइम में एक भी ऐसा सांसद का काम नहीं है भीलवाड़ा की जनता के लिए, भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं के लिए, जिससे गिनाने लायक काम हो, या ऐसा कोई काम जो अपन उसको बता सके कि हमारे सांसद साहब ने ये किया, ये वो किया। भीलवाड़ा इतनी बड़ा टेक्सटाइल पार्क होते हुए भी कोई एक आध भी ऐसी उपलब्धि नहीं है 10 साल की जो आज भीलवाड़ा में नहीं। चित्तौड़ में देखो, यहाँ देखो, ये फ्लाईओवर देखो, पूरा भीलवाड़ा ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये हो रहा है, हर जगह सांसद की नाकामी आ रही। और हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसा सांसद, मजबूत सांसद मिले, ताकि जनता में उसकी पकड़ हो, आम आदमी में उसकी पकड़ हो। और आज की तारीख में जो भी है, तो इस संगठन में मजबूत है। भीलवाड़ा की मांग भी है कि दामोदर जी अग्रवाल जैसा सांसद अगर भीलवाड़ा को मिलता है तो आम जनता के लिए भी एक मैसेज आएगा, सहज सरल, ताकि आम आदमी उनसे मिल सके, आम आदमी उनकी समस्या, अपनी पीड़ा बता सके। संसद साहब की 10 साल की क्या उपलब्धियां रही? सर, भीलवाड़ा विश्व में सबसे बहुत बड़ी कपड़ा मंडी है, विश्व विख्यात वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। लेकिन आज तक ये स्थिति रही कि विश्व की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी होने के बावजूद भी आज जैसे गंगापुर चौराहे पर जाते हैं, अजमेर पुलिया से गुजरते हैं, तो आज एलिवेटेड रोड हो या अजमेर पुलिया बरसों से बनी हुई ये डबल पुलिया बने, आए दिन सड़कों पर जाम लगते रहते हैं। और ऐसी कोई सांसद साहब की उपलब्धि इन 10 सालों में नहीं रही कि वो गिनाई जा सके। और आज की स्थिति ये है कि पूरे जिले में जाते हैं, हम भी घूमते हैं, पूरे जिले में से आज एक ही आवाज निकल के आ रही कि दामोदर जी अग्रवाल इतने मजबूत नेता है पूरे जिले में कि भीलवाड़ा की जनता, पूरे जिले की जनता ये चाह रही कि दामोदर जी अग्रवाल को इस बार टिकट मिले और भीलवाड़ा को एक मजबूत सांसद मिले। बिल्कुल। भीलवाड़ा में सीपी जोशी के कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं। इसलिए करते हैं कि उस समय भीलवाड़ा में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। नेशनल हाईवे से लेके, रेलवे की कनेक्टिविटी से लेके, और आपके मेमो कोच कारखाने से लेके, हम ऐसा चाहते हैं कि जो भी बने वो कम से कम केंद्र में
मंत्री बनने लायक हो, संतरी बनने लायक नहीं हो। इसलिए सीपी जोशी और यदि दामोदर जी भी आते हैं तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि राजनीति में कैसे सिलेक्शन होता है। तो हम ये चाहेंगे कि मजबूत आदमी आए, मजबूर आदमी नहीं आए। यही राजनीति में एक सिलेक्शन का लोगों को मौका मिलना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सीपी जोशी जैसे आदमी को भी टिकट मिलेगा तो भीलवाड़ा की राजनीति में कुछ नए परिवर्तन आ सकते हैं। बिल्कुल। तो इतने भीलवाड़ा के कुछ लोग जिन्होंने सांसद के कार्यकाल के बारे में बताया है और साथ ही इस बार इन्होंने कहा कि भीलवाड़ा को ऐसा सांसद चाहिए जो भीलवाड़ा का जो एक उभरता हुआ शहर है, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, पूरे देश के निगाहें यहाँ रहती है, पूरे देश के व्यापारी वर्ग का आना जाना यहाँ रहता है। तो जैसे रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ ही जो अन्य सुविधाएं यहाँ पर जो बढ़ावा दे सके, ऐसे सांसद की ये लोग यहाँ पर मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर बीकानेर के लोगों का मानना है कि मूलभूत समस्याओं को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए बीकानेर से इंडिया न्यूज संवाददाता भवानी जोशी की रिपोर्ट। बीकानेर में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। भाजपा की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री को वापस टिकट दिया गया, वहीं काबीना मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को मैदान में उतारा गया है। और बीकानेर के लोगों को क्या अपेक्षा है और बीकानेर के सांसदों ने क्या क्या काम किए, हमारे साथ बीकानेर के लोग हैं, बात करते हैं। बीकानेर के कार्यकाल में सांसद ने क्या क्या काम किए? जहाँ तक अभी तक हमारे सांसद साहब के संज्ञान में जो भी कार्य लाए गए हैं वो कोशिश से सारे 15 साल में पूरे किए गए हैं। और भी आगे जो भी कार्य है जो दिए जाएंगे, संज्ञान में लाए जाएंगे, हमारे अर्जुन राम जी की तरफ से सब पूर्ण होंगे और जनता की अपेक्षाओं पे हम खरा उतरेंगे। क्या क्या काम बीकानेर में विकास के क्या क्या काम होने चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न आज आप लाए हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। निश्चित रूप से चुनाव तो ये एक तरफा है। कोई भी व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति है वो जानता है मोदी जी की गारंटी निश्चित रूप से सभी कार्य पूरे होंगे और 400 पार, इस बार 400 पार होंगे। जहां तक बीकानेर का आपने प्रश्न किया है, अर्जुन राम जी मेघवाल बीकानेर की आन बान और शान है। आज से 15 साल पहले, आप तो भवानी जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, बताइए बीकानेर में क्या देश के नक्शे में कोई बीकानेर को पहचानता था, जानता था? आज किसके कारण से बीकानेर की को पूरे देश की जनता जानती है? इस पगड़ी वाले जो सेवाधारी इंसान अर्जुन राम जी मेघवाल हैं, इनको पूरे देश की जनता जानती है। आज ये विधि मंत्री हैं, आप कहते हैं क्या कार्य किए? जो जो कार्य इनके संज्ञान में लाए गए वो करते हैं। जब भी बीकानेर में आते हैं लगातार जनता से संपर्क में रहते हैं। वर्चुअल कोर्ट सबसे नया कार्य यहाँ का, कितना बड़ा कार्य किया। उसके पश्चात ये एयरपोर्ट ये लाए, नए पोर्ट का कार्य चल रहा है। ये रेलवे फाटकों की जो समस्या है, इसमें डबल इंजन की सरकार नहीं होने के कारण से केवल मात्र ये समस्या नहीं हल हुई। ये कांग्रेस ही केवल मात्र गोविंद मेघवाल, कौन है गोविंद मेघवाल? खुद अपने विधानसभा की सीट पर नहीं जीत सका और वो आज अर्जुन मेघवाल जी की जगह टक्कर देने की बात करने लगते हैं। क्या हम एक है? कहने से एक नहीं होते। जहां जहां राजीव गांधी वह न्याय यात्राएं निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां पीछे पीछे कांग्रेस ही खुद ही टूटते जा रहे हैं। क्या चाहते हो आपने बीकानेर विकास के लिए क्या काम होना चाहिए सांसदों से? क्या सबसे बड़े सर जो भी अभी सांसद यहाँ आगे आए भविष्य में, वो मेन कोर्ट गेट के रेलवे के फाटक की समस्या है। कोई मजबूरी का आदमी वहाँ फंसा ही रहता है। ऐसी कंडीशन में अगर नेता और कोई बड़ा यहाँ पे आए वीआईपी तो उसके साथ भी ऐसा हो, इसलिए इस समस्या का निराकरण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। कोर्ट गेट की आज अर्जुन राम जी खुद 15 साल से है शायद सांसद, तो लेकिन वो समाधान नहीं हुआ है बीकानेर। बाकी काम अच्छा हुआ है बीजेपी में, बहुत अच्छा हुआ। बीकानेर के लोगों का कहना है कि विकास का तो कुछ काम हुआ है, लेकिन बीकानेर की मूल बड़ी समस्या है रेलवे फाटक की समस्या, जहाँ बीकानेर के 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इस समस्या का समाधान होने चाहिए और सांसद से अपेक्षा है कि बीकानेर में यदि इस बार चुनाव जीतते हैं, कोई भी सांसद जीते, लेकिन इस बार जो रेलवे समस्या की समाधान हो ताकि बीकानेर को राहत मिल सके। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवन। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।